हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6M सिविल इंजीनियरिंग एसबीटी झारखंड यानी कि एसबीटी झारखंड से जो डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, उनका एक ब्रांच पेपर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। उसका आज थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे, डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, तो इस लेक्चर में इस चैप्टर के फॉलोइंग टॉपिक जो है कवर्ड किए जाएंगे। टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर विल बी टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट, डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल एस्टिमेट, थर्ड है फैक्टर टू बी कंसिडर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, एंड फोर्थ एंड लास्ट है आपका इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो है प्रिपेयरिंग चेक लिस्ट बाय अडॉप्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट। हम जो है अपने लेक्चर में बस आपका जो एसटीपीसीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स है टू द पॉइंट्स मैं कवर करूँगा, उसके अलावा न कम न ज़्यादा। ठीक है, तो बस हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट। और टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट में फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट आपको जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पहला आपका रिवाइज एस्टिमेट, सेकेंड है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, थर्ड है रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, फोर्थ मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट, फिफ्थ यूनिट क्वांटिटी मेथड, सिक्स्थ एंड लास्ट टोटल क्वांटिटी मेथड। तो सभी का हम दो दो लाइन डिफिनेशंस लिखेंगे और इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में जो आपका पहला टाइप है वो है रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, तो रिवाइज एस्टिमेट इज अ डिटेल एस्टिमेट एंड इज प्रिपेयर्ड व्हेन। रिवाइज एस्टिमेट भी जो क्या है एक डिटेल एस्टिमेट है और इसे तब तैयार किया जाता है, ये दोनों फ्लोइंग कंडीशन लिखे हुए हैं। कब? ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट ऑफ एस्टिमेट एक्सीड्स बाय मोर देन 5%। अगर जो सैंक्शन स्वीकृत किया हुआ जो एस्टिमेट है, ठीक है, उससे अगर हमारा जो वर्क का जो अमाउंट है वो अगर 5% डेविएट कर जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तब हमें जो है रिवाइज एस्टिमेट बनाना होता है। सेकेंड है कि when there are major changes even if the cost of the work doesn't exceed the sanction amount। अगर हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें कोई बड़ी चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि लोड बियरिंग वाल है, वहाँ पे हमने फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाना है, तो अगर हम एस्टिमेट निकालते हैं तो लोड बियरिंग वाल का जो कॉस्ट आया है वही कॉस्ट फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में भी आता है। लेकिन चूंकि ये डिज़ाइन में चेंजेस हो गया, मेजर चेंजेस हो गया, इसलिए अगर अमाउंट जो है हमारा जो अमाउंट है वो सैंक्शन अमाउंट से ज़्यादा नहीं भी हो, सेम रहे, कोई चेंजेस नहीं हो अमाउंट में, फिर भी इतनी बड़ी अगर मेजर चेंजेस होंगे तो हमें रिवाइज एस्टिमेट बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए रिवाइज एस्टिमेट कैसे बनाते हैं। द रिवाइज एस्टिमेट अकम्पेंड बाय ए CS। रिवाइज एस्टिमेट जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट के साथ बनाया जाता है इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, एक सही ढंग के फॉर्मेट में, इंडिकेटिंग द चेंजेस इन ईच आइटम ऑफ वर्क्स। हमने जितने भी आइटम्स था ओरिजिनल एस्टिमेट का, तो रिवाइज एस्टिमेट में हर एक आइटम का जो है क्या क्या चेंजेज हुआ, क्या रेट है, क्या अमाउंट है, ओरिजिनल और इधर जो है रिवाइज, दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है लिखा जाता है। सेकेंड जो है आपका टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट में वो है आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो इसे समझना बहुत ही आसान होगा कि जब भी हम कोई ओरिजिनल वर्क का एस्टिमेट करते हैं, जैसे कि आपने स्कूल का एस्टिमेट किया और टॉयलेट बनाने के समय आपने मेल यानी कि लड़कों का बॉयज़ टॉयलेट बनाया और लड़कियों का टॉयलेट बनाना उस एस्टिमेट में बनाना भूल गया। ठीक है, तो जब एस्टिमेट सैंक्शन हो जाने के बाद जब ज़रूरत होती है कि हमें लड़कियों के लिए भी जो है अलग से टॉयलेट की व्यवस्था करनी चाहिए, तो फिर जो हम लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट का जो एस्टिमेट करेंगे वो कहलाएगा इस ओरिजिनल एस्टिमेट का। यानी ओरिजिनल एस्टिमेट क्या था, स्कूल को बनाना था, तो उसमें जो है लड़कियों का टॉयलेट छूट गया था, तो उस ओरिजिनल एस्टिमेट का ये जो लड़कियों का जो हम टॉयलेट के लिए नया सा एस्टिमेट बनाएंगे वो कहलाएगा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, इट इज़ अ फ्रेश डिटेल एस्टिमेट विच इज़ टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क आर रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल प्रपोज्ड वर्क। ठीक है, जब ओरिजिनल प्रपोज्ड वर्क को पूरे करने के लिए कोई अतिरिक्त कार्य के लिए नया एस्टिमेट बनाना होता है तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट।
तो अब्स्ट्रैक्ट बनाते समय ये ध्यान देना है कि अब हम क्या करेंगे, नया जो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बना उसे भी सैंक्शन कराना होगा। तो उसके लिए अब्स्ट्रैक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो जो ओरिजिनल अमाउंट का जो अब्स्ट्रैक्ट था वो तो रहेगा ही, उसके बाद उसमें सप्लीमेंट्री अमाउंट जो सप्लीमेंट्री वर्क के लिए था वो भी रहेगा, ठीक है। और इसे जो है फिर से हमें सैंक्शन कराना होगा। थर्ड टाइप्स ऑफ एस्टीमेट जो है वो है हमारा रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो फर्स्ट हम जानेंगे ये एस्टीमेट जो है रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कब तैयार किया जाता था। फर्स्ट पार्टिकुलर वर्क इज अबैंडन्ड, है ना, जब वो जो काम था उसे छोड़ दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ द वर्क रिमेनिंग लेस देन 95% ऑफ द ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट, और जो बचा हुआ जो कार्य होता है, बचा हुआ जो काम होता है, उसका जो अमाउंट रहेगा वो ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट का 95% से कम रहेगा, ठीक है। तब इस केस में रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाया जाता है। और सेकेंड केस है और देयर आर मटेरियल डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल प्रपोज्ड वर्क रिजल्ट इन सब्सटेंशियल सेविंग इन एस्टीमेट, और जब मटेरियल का बदलाव होता है, ठीक है, जो मटेरियल एस्टीमेट जो मटेरियल को लेकर के ओरिजिनल एस्टीमेट बनाया हुआ होता है उस मटेरियल में हम बदलाव करते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारा एस्टीमेट में बहुत बचत आता है, तो भी हमें जो है रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाना होता है। और ऐसे केस में क्या करते हैं कि अ फ्रेश सप्लीमेंट्री रिवाइज एस्टीमेट इज टू बी प्रिपेयर्ड एंड सेंड फॉर द रिवाइज टेक्निकल सेक्शन। और जब भी हम रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाते हैं किसी भी वर्क का, तो उसे जो है फ्रेश बना करके जो है टेक्निकल सेक्शन के लिए दोबारा भेजा जाता है, ठीक है। फोर्थ जो आपका टाइप्स ऑफ एस्टीमेट है वो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टीमेट। नाम से ये स्पष्ट है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टीमेट शॉर्ट फॉर्म है आपका AR स्टैंड्स फॉर एनुअल रिपेयर, और AM स्टैंड्स फॉर एनुअल मेंटेनेंस इज डिटेल एस्टीमेट प्रिपेयर टू कीप मेंटेन द बिल्डिंग और रोड्स इन प्रॉपर वर्किंग एंड सेफ कंडीशन, ठीक है। प्रॉपर वर्किंग एंड सेफ कंडीशन में रखने के लिए, है ना, सालाना, सालों साल, है ना, या लगातार कुछ समय अंतराल पर जो है जो भी एस्टीमेट बनाया जाता है उस स्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए, रिपेयर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर्ड एस्टीमेट। और नोट में आप दो बात ये ध्यान में रखेंगे कि अमाउंट ऑफ सच एस्टीमेट दैट मीन्स एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होता है उसका जो कॉस्ट होगा वो 1.5 से 2% होगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का। यानी कि जब आप बिल्डिंग बना रहे होंगे तो जो भी आपकी लागत आई होगी उसका 1.5 से 2% में उस बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा। लेकिन सेकेंड केस है आपका इन केस ऑफ डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक और मानसून, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है उस कारण कुछ ऐसा डैमेज हो जाता है कि उसे हम एनुअल रिपेयर के अंदर जो है पूरी जो है उसे हम रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अलग सा एस्टीमेट बनता है जिसे हम बोलते हैं अ स्पेशल रिपेयर मेंटेनेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो आपका टाइप्स ऑफ एस्टीमेट है वो है आपका यूनिट क्वांटिटी मेथड, ठीक है। तो यूनिट क्वांटिटी मेथड क्या है? दिस एस्टीमेट कैन बी प्रिपेयर्ड क्विकली, ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है एस्टीमेट एंड ईजिली, बट इट रिक्वायर्ड रिकॉर्ड ऑफ यूनिट क्वांटिटी रेट्स। लेकिन ये जो है यूनिट क्वांटिटी रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है सर्विस यूनिट मेथड, जस्ट लाइक उसी तरह का है, ठीक है। जैसे आप स्कूल बना रहे हो तो नंबर ऑफ़ क्लासरूम कितने हैं वो क्लास हो गया यूनिट, उस प्रकार से है ये यूनिट क्वांटिटी मेथड। फॉर अब देखिए यूनिट क्वांटिटी रेट्स होना चाहिए फॉर सिमिलर स्ट्रक्चर इन सेम लोकेलिटी विद सिमिलर स्पेसिफिकेशन, इसी तरह का स्पेसिफिकेशन का इसी लोकेलिटी में, है ना, जहाँ आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो उस स्ट्रक्चर का यूनिट क्वांटिटी रेट होना चाहिए। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है यूनिट क्वांटिटी रेट रखते हैं, ठीक है। तो उससे हमें जो यूनिट क्वांटिटी रेट मिल जाएगी, उसके आधार पे हम जो स्ट्रक्चर बना रहे होंगे यूनिट क्वांटिटी के रेट के आधार पे उसका एस्टिमेट जो है बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बट उसके अलावा आपको यूनिट क्वांटिटी रेट के अलावा ये सभी मुख्य बातें ध्यान में रखने होंगे। फ्लोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड प्राइस लेवल वेरिएशन, यानी कि जब वो बन रहा था और अभी आप जो बना रहे हैं उसमें जो है मूल्य का क्या डिफरेंस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, है ना।
स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड, आप जो अब बना रहे हो उसमें क्या क्या नया नया स्पेसिफिकेशन है। लोकेशन ऑफ साइट, आप किस जगह पे बना रहे हो। नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द स्ट्रक्चर, जिससे आप यूनिट रेट उठाए हो उसका नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या था। आप जो बनाने जा रहे हो वो कितने यूनिट का आप बना रहे हो। फाउंडेशन एंड सॉइल कंडीशन, और जहाँ पे आप बना रहे हो वहाँ का फाउंडेशन कैसा है, कैसा आप प्रोवाइड करोगे, और सॉइल कंडीशन वहाँ का क्या है। नेक्स्ट जो आपका टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है वो है टोटल क्वांटिटी मेथड। इसे हम अच्छी तरह से जान रहे हैं, फिर भी जो है इसे समझ लेते हैं कि इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में जितने भी आइटम्स ऑफ वर्क होते हैं उस आइटम ऑफ वर्क का टोटल क्वांटिटी निकाला जाता है। किससे? विद द ड्राइंग के हेल्प से, ठीक है। उसके डायमेंशन निकालते हैं और डायमेंशन जो है उस पर्टिकुलर आइटम का टोटल क्वांटिटी निकाल लिया जाता है। उसके बाद वो जो टोटल क्वांटिटी आता है उसे हम यूनिट रेट से, जो आपका SOR में दिया रहता है, DSR डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट, उससे लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्ट करने में क्या खर्च आएगा उस आइटम को, वो हमारा आ जाता है, ठीक है। तो यही मेनली यही एस्टिमेट होता है। तो हमारा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल एस्टिमेट। यानी कि डिटेल एस्टिमेट आपको तैयार करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। किसी भी स्ट्रक्चर का अगर आप डिटेल एस्टिमेट तैयार करने जा रहे हो तो उसके डिटेल एस्टिमेट तैयार करने के लिए आपके पास उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो वो है बहुत ही आसान सा चीज़ है, आप समझ सकते हो। ड्राइंग होना चाहिए, तो ड्राइंग में कैसा ड्राइंग होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर का प्लान होना चाहिए, आपके पास सेक्शन होना चाहिए और एलिवेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन। जैसे प्लान में आपका जो है मड मेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, या ब्रिक वर्क दिया हुआ है, तो मड मेटिंग किस रेशियो में है तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, स्पेसिफिकेशन में। या फिर ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क में जो हम जो ब्रिक यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, या फिर किस रेशियो का जो है मोटार यूज़ कर रहे हैं। रेट्स होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट्स होना चाहिए या फिर कोटेड रेट्स होना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट्स आपके पास अवेलेबल है तो सही है, अगर उसमें नहीं है, SOR में नहीं है, DSR में नहीं है, तो एक कोटेड रेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है टोटल अमाउंट आप निकाल पाएंगे। ये टोटल क्वांटिटी निकालने के बाद जब आपको अमाउंट निकालना होगा तो आपको रेट की ज़रूरत पड़ेगी। उस आइटम ऑफ वर्क को करने के लिए, यूनिट क्वांटिटी करने के लिए जो है कितना पैसे की ज़रूरत होगी, उस हिसाब से आप टोटल अमाउंट निकाल पाओगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका यूनिट एंड मोड ऑफ मेजरमेंट। आपका यूनिट क्या है, मीटर में, मीट्रिक सिस्टम में है या है ना, मीटर क्यूब में है या क्यूबिक फीट में है, ये सब आपके पास होना चाहिए डिटेल एस्टिमेट को निकालने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट, ठीक है। यानी कि डिटेल एस्टिमेट तैयार करने समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो निम्न बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए डिटेल एस्टिमेट तैयार करते समय। फर्स्ट है नेचर ऑफ वर्क, यानी कि काम जो है वो छोटी पैमाने के या बड़ी पैमाने के, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि आपको कितनी मटेरियल, जैसे कि सीमेंट, सैंड, स्टोन चिप्स जिसे हम गिट्टी कहते हैं, है ना, वो उस स्ट्रक्चर को बनाने में कितनी मात्रा में ज़रूरत है और उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है, आसपास है या बहुत दूर है। सेकेंड, लोकेशन ऑफ साइट, आपका साइट कहाँ पे लोकेटेड है ना, यानी कि मेन रोड के किनारे है या सुदूर इलाकों में है, ठीक है। लोकल लेबर चार्जेज, यानी कि हम जब भी किसी स्ट्रक्चर को काम करते हैं तो उसमें जो लेबर जो इंक्लूड रहते हैं, लेबर जो काम करते हैं, जनरली आसपास में जो अवेलेबल लेबर होते हैं, लोकल लेबर, उन्हीं को लिया जाता है। तो उनका चार्जेज क्या है ये भी कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा एस्टिमेट निकल पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, ठीक है। अब हमें पता है कि लोकेशन ऑफ साइट कहाँ है और मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहाँ है। लोकेशन ऑफ साइट मान लीजिए कि जो है मेन रोड से 5 किलोमीटर अंदर है और मटेरियल जो है वहाँ पे तो मिलेगा नहीं, मार्केट में मिलेगा। जैसे सीमेंट आपको लाना हो, सीमेंट मिलेगा मार्केट में, सैंड लाना हो तो रिवर में मिलेगा या माइन से आना होता है, तो उसके बीच का डिस्टेंस पता रखेंगे, है ना। तब ये दोनों चीज़ हमें ध्यान में रहे कि लोकेशन ऑफ साइट कहाँ है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कहाँ है,
तब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल पाएंगे डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करने के समय। तो इन सभी बातों का ज्ञान होना चाहिए डिटेल एस्टिमेट तैयार करने समय, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिपेयरिंग चेकलिस्ट बाय अडॉप्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्सिक्यूशन। कहने का मतलब कि आप जैसे जैसे वर्क करते जाते हो साइट में, तो जिस हिसाब से आपका वर्क चलते रहता है उस हिसाब से आप जो है आइटम ऑफ वर्क का चेकलिस्ट बनाए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्थवर्क करते हैं। अर्थवर्क जब हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, मड मेटिंग करते हैं जिसे बेड कंक्रीट कहा जा रहा है। उसके बाद सॉइलिंग होता है 3rd नंबर। 4th नंबर आपका सोलिंग है ना। सोलिंग होने के बाद क्या करते हैं कि प्लिंथ और फाउंडेशन में ब्रिक वर्क करते हैं, यानी कि प्लिंथ बिलो द ग्राउंड जो है, ठीक है, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं, और अप टू प्लिंथ उसमें हम क्या करते हैं, ईंट की जोड़ाई करते हैं। जब हम प्लिंथ लेवल तक आ जाते हैं तो डीपीसी करते हैं। डीपीसी स्टैंड्स फॉर डैम प्रूफ कोर्स, जिसे हम नीचे से जो है मॉइस्चर जो है दीवार के ऊपर ना चला जाए, है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है डीपीसी दिया जाता है। डीपीसी हो जाता है, उसके बाद फिर ऊपर में ईंटों की जुड़ाई की जाती है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। 7th नंबर जो है जब 7th कुछ हाइट तक हो जाता है, उसके बाद लिंटल का जब लेवल आता है तो लिंटल का काम किया जाता है। उसके बाद फिर आरसीसी का वर्क होता है, जहाँ पे भी आपको बीम हो, टाई बीम हो, ठीक है, वहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद फ्लोरिंग का काम किया जाता है। फ्लोरिंग का काम जब सारा हो जाता है फिर रूफ़, छत की ढलाई की जाती है। वो जब सारा हो जाता है हमारा, उसके बाद जो है प्लास्टिंग किया जाता है सभी तरफ से। उसके बाद डोर एंड विंडो फिट किया जाता है। 3rd नंबर वो सब हो जाने के बाद पेंटिंग किया जाता है, ठीक है, डोर और विंडो को। उसके बाद वाइट वेसिंग एंड कलर वॉशिंग किया जाता है दीवार के चारों तरफ, ठीक है। तब हम इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं और अंततः जो है सैनिटरी। और इलेक्ट्रिफिकेशन और सैनिटरी का काम में जो लागत आता है ओरिजिनल सैंक्शन वर्क का जो है लगभग 8% होता है। तो ये हो गया हमारा प्रिपेयरिंग चेकलिस्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो, और आप अगर एसबीटी झारखंड से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक कर रहे हो, तो आपको अगर अपने सिलेबस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी बेनिफिट हुआ है या फिर ज़रा सा भी आपने इनसे सीखा है या आपका सिलेबस कवर्ड हुआ है थोड़ा सा भी, मैंने प्रयास किया है कि बहुत ही कम समय में आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है मैं कवर करूं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना।